की टीम की एक खास बात है। ये खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी तो अपने आप में विरोधियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ही, लेकिन मोदी से भिड़ने से पहले विरोधियों को उन लोगों से भी भिड़ना पड़ता है जिन्हें नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी टीम के सबसे दमदार योद्धाओं के तौर पर उतार दिया है। अगर यहां पीएम मोदी की टीम के सबसे दमदार खिलाड़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं यूपी में, तो उधर साउथ में एक ऐसा चेहरा तैयार है जिसे मोदी का साउथ वाला योगी भी कहा जाता है। कई लोग कहते हैं मोदी, उसके बाद अमित शाह या योगी, और उसके बाद अन्नामलाई। साउथ का योगी नाम दिया जाने लगा है अन्नामलाई को। अन्नामलाई साउथ में हिंदुत्व के वो योद्धा बनकर पिछले कुछ सालों में उभरे हैं जिस योद्धा ने सनातन विरोधियों के खिलाफ जंग छेड़ दी। अन्नामलाई आईपीएस की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। अन्नामलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत भरोसेमंद हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह के लिए बहुत खास हैं। अन्नामलाई लगातार तमिलनाडु में सनातन विरोधी ताकतों के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं। वो तमिलनाडु जहां बीजेपी का अस्तित्व तक नहीं था, वहां अन्नामलाई ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं उन सनातन विरोधियों के खिलाफ जो आप सोच नहीं सकते। अन्नामलाई पहले ही तमिलनाडु को बदलने का प्रण ले चुके हैं, और तो और उन्होंने तमिलनाडु से बात बात पर सनातन का विरोध करने वाली डीएमके सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खा ली है। अन्नामलाई को यह कसम क्यों खानी पड़ी, इसकी वजह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए अन्नामलाई कैसे तमिलनाडु से सनातन विरोधियों के सफाई की अपनी मुहिम में जुट गए। कल ही अन्नामलाई ने मीडिया के सामने तमिलनाडु में बढ़ते अपराधों के विरोध में खुद को कोड़े मारने का वादा किया था। यह अन्नामलाई को आप देख रहे हैं, और वादे को पूरा करने के लिए आज अन्नामलाई कोयम्बटूर में अपने घर के बाहर आए। उन्होंने हाथ में कोड़ा लिया और खुद को कोड़े मारना शुरू कर दिया। इस दौरान उनका एक समर्थक उनसे लिपट गया और उन्हें खुद को कोड़े मारने से रोका गया, लेकिन तब तक अन्नामलाई वादे के तहत खुद पर 6 कोड़े मार चुके थे। एक बार जरा देखिए तस्वीर वहां क्या हुआ। इससे पहले अन्नामलाई ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक अपने जूते उतार लिए और कसम खाई कि डीएमके को सत्ता से हटाने के बाद ही वो अपने पैरों में चप्पल पहनेंगे। अन्नामलाई ने इसे तमिलनाडु में डीएमके की सरकार में आम लोगों के साथ लगातार हो रहे अन्याय के खिलाफ बड़ी मुहिम की शुरुआत बताया। इसके साथ ही अन्नामलाई ने आज से 48 दिनों का उपवास शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। इस दौरान अन्नामलाई भगवान मुरुगन के 6 पवित्र धामों की यात्रा करेंगे ताकि 2026 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु को उसका सनातन वाला गौरव वापस दिला सके। सुनिए अपनी कसम पर अन्नामलाई ने क्या कहा है, फिर उनकी इस कसम की वजह के बारे में बताऊंगा। This is not against any person, not against anything. It is against the continuous injustice that is happening in the state. And what has happened in the Anna University is only a tipping point. If you look at what is happening in the last 3 years, continuous injustice against common people, against women, against children. अन्नामलाई कह रहे हैं कि ये आम लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। वो अपने आप को कोड़े मारकर लोगों को यह विश्वास दिला रहे हैं कि आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं वो दर्द मैं भी महसूस कर रहा हूं। कौन नेता ऐसा करता है बॉस? लेकिन अन्नामलाई कर रहे हैं, लोगों को यह यकीन दिला रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। अन्नामलाई ने कोड़े मारने को अपने पूर्वजों से जुड़ी सनातनी परंपरा भी बताया, जो एक तरह से खुद को भगवान के प्रति समर्पित करने का एक तरीका है। लेकिन हर बात पर सनातन का विरोध करने को तैयार बैठी डीएमके ने अन्नामलाई के इस आंदोलन का भी मजाक उड़ाने में देर नहीं लगाई। डीएमके नेता आरएस भारती ने कहा कि उन्हें संदेह है कि बीजेपी कोड़े मारने वाले इस आंदोलन को स्वीकार करेगी। क्या कोई खुद को कोड़े मारेगा? किसी ज्योतिषी ने बीजेपी में बड़ा पद पाने के लिए यह उपाय करने के लिए कहा होगा, तभी अन्नामलाई ने यह सब किया होगा। सोचिए, एक नेता पब्लिक का दर्द समझ रहा है, खुद को कोड़े मार रहा है और इसे अपने पूर्वजों से जुड़ी सनातनी परंपरा बता रहा है, लेकिन सनातन विरोधी इसका भी मजाक बना रहे हैं। जबकि अन्नामलाई ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार में हर हद पार करने वाली घटनाएं हो रही। चेन्नई की जिस घटना को लेकर अन्नामलाई ने खुद को नंगे बदन कोड़े मारे, नंगे पांव चलने की कसम खाई, उपवास शुरू कर दिया, वो घटना क्या है? वो कोई उनसे जुड़ी हुई घटना नहीं है। उस घटना के बारे में आपको जानना चाहिए। 23 दिसंबर की रात 8 बजे चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ रेप हुआ। यह वारदात हाई सिक्योरिटी जोन में हुई। यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही राजभवन और आईआईटी मद्रास का भी कैंपस है।
मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया, जो यूनिवर्सिटी के बाहर बिरयानी बेचता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन पीड़ित की पहचान उजागर करने के लिए बीजेपी ने डीएमके सरकार को निशाने पर ले लिया। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने चेन्नई पुलिस पर स्टालिन सरकार के दबाव में एफआईआर लीक करने का आरोप लगाया। अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि एफआईआर इस तरह से लिखी गई है जिससे विक्टिम को शर्मिंदगी उठानी पड़े। आगे अन्नामलाई ने दावा किया कि रेप का आरोपी पहले से ही 15 गंभीर मामलों में शामिल रहा है। इसके बावजूद पुलिस ने उसे राउडी लिस्ट यानी निगरानी वाली लिस्ट में नहीं डाला। अन्नामलाई ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी डीएमके से जुड़ा है, इसलिए उसे बचाने की कोशिशें की जा रही है। इसके लिए तमिलनाडु बीजेपी ने रेप के आरोपी के साथ डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के साथ यह आरोपी की तस्वीर जारी की और अन्नामलाई की अगुवाई में पार्टी ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि रेप केस की एफआईआर लीक होने पर चेन्नई पुलिस की तरफ से सफाई जारी की गई। चेन्नई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक एफआईआर को आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड से बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में बदलने के दौरान ऑटोमेटिक लॉकिंग प्रोसेस लेट हुई, जिसकी वजह से एफआईआर लॉक नहीं हो पाई और तकनीकी गड़बड़ी के कारण लीक हो गई। चेन्नई पुलिस कमिश्नर ने इस चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द ही केस दर्ज करने की बात कही। वहीं महिला आयोग ने भी चेन्नई में हुई रेप की घटना को बेहद गंभीर बताया। एनसीडब्ल्यू ने बयान जारी किया और कहा कि आरोपी पहले से अपराधों में शामिल रहा है और पुलिस पिछले मामलों में उस पर एक्शन नहीं ले पाई। इस लापरवाही के कारण उसे रेप की हिम्मत मिली। एनसीडब्ल्यू ने तमिलनाडु के डीजीपी को पीड़ित के लिए फ्री इलाज और सुरक्षा देने के लिए भी कहा। उन्होंने पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरह से अन्नामलाई ने विरोध किया, वैसा विरोध आपने कहीं नहीं देखा होगा। कौन नेता होगा जो इस तरह से खुद को कोड़े मारेगा? लेकिन अन्नामलाई इसीलिए सबसे अलग है। राजनीति में एंट्री के बाद अन्नामलाई को साउथ का योगी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी का बहुत भरोसेमंद व्यक्ति कहा जाता है तमिलनाडु का। तो राजनीति में आने से पहले जब वो पुलिस में थे, तब अन्नामलाई को साउथ का सिंघम कहा जाने लगा था। अन्नामलाई दरअसल 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, जिन्होंने 2019 में सर्विस से रिजाइन कर दिया था। उस वक्त वो बेंगलुरु साउथ के डीसीपी थे। 8 साल के पुलिस करियर में अन्नामलाई की पुलिसिंग स्टाइल की वजह से लोग उन्हें सिंघम अन्ना कहकर बुलाते थे। तब भी वो पब्लिक की ही चिंता करते थे। अन्नामलाई की पहली पोस्टिंग कर्नाटक में थी, जहां उन्होंने अवैध शराब की बिक्री और गुटखा तंबाकू के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिए। इससे अन्नामलाई बहुत लोकप्रिय हो गए। इसके अलावा कई मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने में अन्नामलाई की बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई और राजनीति में एंट्री के बाद भी बेहद कम समय में अन्नामलाई साउथ की राजनीति में बड़ा नाम बन चुके हैं। अन्नामलाई ऑफिशियली 25 अगस्त 2020 को बीजेपी में शामिल हुए। पहले उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद करीब 1 साल के अंदर ही जुलाई 2021 को तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए गए अन्नामलाई। और यह सब हुआ अन्नामलाई की तेज तर्रार छवि के दम पर, क्योंकि बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने राज्य के लोगों से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। और इसके लिए पीएम मोदी भी कई मौकों पर अन्नामलाई की तारीफ कर चुके हैं। आप सुनिए पीएम मोदी कैसे अन्नामलाई की तारीफ करते हैं। इतना जबरदस्त नेता है अन्नामलाई। अन्नामलाई एक बहुत ही अच्छे आर्टिकुलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ करके आए हैं। दूसरा, लोग सोचते कि यार इतना बड़ा होनहार कैरियर छोड़ के आया आदमी तो डीएमके या डीएमके में चला जाता, उसकी तो जिंदगी बन जाती। तो वो वहां नहीं गया, वो बीजेपी में आया। तो लोग आप यार ये बीजेपी में गया है मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके आकर्षण का केंद्र बना है। और मेरी पार्टी की विशेषता है, हम हर स्तर के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उनको अवसर देते हैं। खुद अन्नामलाई भी पीएम